बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ नॉलेज चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इस चैप्टर के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव आपके फाइनल पेपर के अंदर आ सकते हैं, उन तमाम तार ऑब्जेक्टिव का, एमसीक्यूज़ का, जो टोटली कंसेप्ट के साथ बहुत ही आसान लेक्चर है, बहुत ही आसान वे में आप लोगों को समझाऊंगा। उनका टोटल जितना भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है, उन तमाम का कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो आपने इस वीडियो को ज़रा अच्छे से देखना है, टोटल कंसेप्ट लेना है, ताकि आपका ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट इजीली सॉल्व हो सके। आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जी। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेंबर इस वीडियो पर नए आए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस चैप्टर्स की जो हों उनके नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकें। तो चलते हैं हम अपने पहले एमसीक्यूज की तरफ। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अ नंबर इनक्लोज्ड बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको मैट्रिक्स का हल्का सा तारुफ करवा दूं। उसने लिखा है जी एक रेक्टेंगुलर अरे। ठीक है, अब ये रेक्टेंगुलर और स्क्वायर दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, स्क्वायर जिसमें तमाम तार साइड बराबर होती हैं, रेक्टेंगुलर जिसके आमने सामने की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो आपका जो स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल के अंदर से बिलोंग करता है, इसलिए रेक्टेंगल में स्क्वायर भी आ जाता है। इसलिए हम कह देते हैं जी कि एक रेक्टेंगुलर अरे, ठीक है, जिसके अंदर नंबर्स को क्या करना है, इनक्लोज करना है। किसके साथ? स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। यहाँ पे आपके नंबर है, मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम किसी एक अरे के साथ नंबर को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं, तो उसके साथ हमें जो मिलता है, जो शेप हमें मिलती है, उसे हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे एक नज़र आ रहा है। तो इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं जी। और उसी मैट्रिक्स के अंदर ज़रा हम अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएं, तो जैसा कि हम छोटा सा मैट्रिक लिख लेते हैं अब यहाँ पे 1 2 4 9 जो भी लिख लें यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो चीज़ें होती हैं ना, इसे बोलते हैं रो। ये R1 है, ये R2 है, और ऐसी चीज़ों को इसे हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? कॉलम। तो ये वर्टिकल होते हैं, वर्टिकल स्पेस पे ये C1 ये C2, यानी इसके अंदर दो कॉलम हैं, दो रो हैं। तो हॉरिजेंटल लाइन पे जो चीज़ें आती हैं उसे हम रो कहते हैं, और जो वर्टिकल चीज़ें आती हैं नीचे को, उसे हम कहते हैं जी कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट आपके दो एमसीक्यूज यही थे कि हॉरिजेंटल लाइन ऑफ अ नंबर इन अ मैट्रिक्स इट इज़ अ रो, एंड वर्टिकल लाइन ऑफ अ नंबर इन अ मैट्रिक्स इट इज़ अ कॉलम। 4 नंबर पे आ जाता है जी कि इफ़ अ मैट्रिक्स ए हैज़ m रो एंड n कॉलम, देन द ऑर्डर। हाँ जी, ऑर्डर कैसे बताते हैं? ऑर्डर हम क्रॉस से बताते हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर लिखा था कि मैंने एक मैट्रिक्स लिखा था जी, कि अगर मैं लिखूँ a इज इक्वल टू, मैट्रिक्स को लिख दूँ यहाँ पे मैं 2 3 लिख दूँ, 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 7 8। और अब इसमें अगर मैं देखूँ तो मेरे पास दो रो हैं और एक दो तीन तीन कॉलम है। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखूँ तो मैं कैसे लिखूँगा जी? 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 क्रॉस 3 ये मेरे पास होते हैं। पहले हम रो को लिखते हैं, फिर क्रॉस, फिर हम कॉलम को लिखते हैं। ठीक है, तो रो क्रॉस कॉलम ये हमारे पास ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एलिमेंट। आई फॉर कॉलम है, सॉरी, आई फॉर आपका रो है और जे फॉर कॉलम है। ठीक है, ये किसी एक नंबर को रिप्रेजेंट के लिए होता है। सबसे पहले मैं ये बताता ही जाऊँ ताकि आपको एमसीक्यू समझने में बिल्कुल आसानी हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो मैंने नंबर लिखे थे यहाँ पे बेसिकली क्या है, A11 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, A12 होगा, यहाँ पे क्या होगा, A21 होगा, यहाँ पे क्या होगा, A22 होगा। क्या मतलब है इसका? देखें, A11 का मतलब ये है कि पहला वन बता रहा है कि ये पहली रो है, और दूसरा वन बता रहा है कि ये पहला कॉलम है। अगर मैं I12 की बात करूं, मैं यहाँ पे अगर सेपरेटली लिख दूं, तो फर्स्ट वाला नंबर बता रहा होता है कि ये कौन सी रो में है, और सेकंड वाला नंबर बता रहा होता है कि ये कौन से कॉलम में है। जैसा कि ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम का नंबर है, तो जो उसके साथ बताते हैं IJ, ये एक ख़ास स्पेसिफिक पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं।
ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आई फॉर यहाँ पे है कि वो रो कौन सी, और जे फॉर यहाँ पे है कि वो कॉलम कौन सा है। ठीक हो गया। सो अब हम हमारे एमसीक्यूज के मुताबिक उसने पूछा क्या है कि इफ़ द आई ए आई जे फॉर आ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट, तो मैं आपको बता चुका हूँ आई इज़ अ रो एंड जे इज़ अ कॉलम, जो कि पहला ही एमसीक्यूज था, इसमें कोई प्लस का सीन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी का मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड अ रियल इफ़ आई ए जे इज़ अ रियल नंबर, अगर उसमें तमाम तार नंबर हकीकी हैं, एक दो तीन, आयोटा नहीं है, आयोटा के विदाउट हैं सारे के सारे, तो जाहिर सी बात है वो आपके पास एक रियल मैट्रिक्स होगा उसमें। ठीक है, रियल नंबर होंगे सारे के सारे। तो उसके अलावा अगर हमारे पास अ मैट्रिक्स ए हैज़ ओनली वन रो मीन आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कतार है। ठीक है, कॉलम जितने मर्जी हो लेकिन कतार एक है, रो एक है, तो मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो, दैट इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। और इसी तरह से अगर वो कोई एक ही कॉलम हो, जैसे यही तीन नीचे को होते हैं ना, तो कॉलम एक है, तो अगर कॉलम एक है तो वो कॉलम मैट्रिक्स है, अगर रो एक है तो रो मैट्रिक्स है। बहुत ही आसान का सा कंसेप्ट है इनका। ठीक है, नीचे वाला जो था वो कॉलम का था, वो बता चुका हूँ। 9 पे चलता हूँ। इफ़ अ मैट्रिक्स ए हैज़ अ सेम रो एंड कॉलम, जैसा कि 2 by 2, 3 by 3, तो वो सारे क्या होते हैं, स्केयर मैट्रिक्स होते हैं। यानी जो मैंने बताया था 2 3 4 5, दो कतारें दो कॉलम, तो ये मेरे पास क्या होगा, स्केयर मैट्रिक्स होगा। अगर यही मेरे पास इस तरह से हो कि यहाँ पे भी कोई नंबर ऐड कर दूँ मैं, तो आप देखें रो कितनी है, दो, कॉलम कितने हैं, तीन, रो एंड कॉलम नॉट इक्वल, तो ये एक रेक्टेंगुलर होगा, जो कि नीचे वाला एमसीक्यू था 10 वाला। यानी अगर रो बराबर हैं कॉलम के तो वो स्क्वायर है, अगर नहीं है तो रेक्टेंगुलर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन। ठीक है, आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें I11, I22, A33। ठीक है, ये क्या होते हैं भाई, ये मेन डायगनल होते हैं। मैं आपको बताता जाऊँ डायगनल किसको बोलते हैं। अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है तो इसके अंदर ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला, इसे बोलते हैं डायगनल एंट्री, मेन डायगनल एंट्री। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मेन डायगनल एंट्री। इसमें पहले वाला क्या होता है, A11, यहाँ पे क्या लिखेंगे A22, यानी दूसरी कतार का दूसरा कॉलम, और यहाँ पे A33। तो जो इस मेन डायगनल पे आ रहे होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं मेन डायगनल की एंट्रीज। तो यही उसने पूछा था कि 1 1 2 2 3 3, भाई ये सारे के सारे मेन डायगनल के एलिमेंट हैं जिसे जो आप बता रहे हैं। ठीक है, तो फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जिसमें उसने कहा है जी आई जे, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लेते हैं। तो देन उसने पूछा कहा है जी कि आई जे जो है वो इक्वल टू ज़ीरो हो, जिसमें आई और जे बराबर ना हो। ठीक है, यानी कि वही रो 2 by 2 ना हो, 1 by 1 ना हो, 3 by 3 ना हो। ठीक है, और इनको छोड़ के बाकी तमाम तार एंट्री ज़ीरो है। ठीक है, मैं आपको इसका क्लियर भी कर दूं ये क्या बोल रहा है। अगर आपके पास ऐसे एक मैट्रिक्स है, दरमियान वाली इंट्रीज के अलावा बाकी सारे पोर्शन वो कह रहा है जी ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे नंबर जो हैं वो क्या हैं जी, लास्ट पे कह रहा है आई एंड जे आर इक्वल, यानी कि वो सेम सेम है। यहाँ पे 3 3 3 हो सकता है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके मेन डायगनल बिल्कुल सेम हो, ठीक है, और अदर ऑल ज़ीरो हो, उसे हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, मैं आपको उससे नीचे एमसीक्यू आ रहा है डायगनल का, तो मैं डायगनल का भी बता देता हूँ। डायगनल में भी सेम यही कंडीशन है कि अदर ऑल ज़ीरो हों बट द मेन डायगनल आर नॉट ज़ीरो। इसमें सेम नहीं होते, इसमें कुछ भी हो सकता है, एटलीस्ट वन इज़ नॉट ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो हो भी सकता है लेकिन सारे नहीं होंगे, जैसा कि 1 0 9। अब ये क्या है, डिफरेंट हैं, सारे ज़ीरो नहीं हैं। तो अगर ऐसा आ जाए कि मेन डायगनल एंट्रीज में सारे के सारे एलिमेंट्स सेम नहीं हैं, ज़ीरो भी नहीं है, तो वो हमारे पास डायगनल हैं। अगर सेम है जैसा कि 3 3 4 4 7 7 9 9 कुछ भी, तो वो स्केलर मैट्रिक्स होते हैं। बाकी तमाम ज़ीरो रहने यहाँ पे, इस मेन पे बात कर रहा हूँ वो सारी की सारी। ठीक है,
और अगर यहाँ पे आइडेंटिटी का नहीं है, अगर आइडेंटिटी का होता तो उसमें ये होता है कि अगर आपके मेन एंट्री 1 हो बाकी तमाम ज़ीरो हों तो इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे 3 है, बिल्कुल सेम सेम होने से स्केलर है, लेकिन अगर सेम सेम 1 1 है तो वो आइडेंटिटी है। इसके अलावा अगर डिफरेंट है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आपने इसे अच्छे से समझ लेने हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 7 वाला। तो उसमें एक ही एंट्री है जी, तो वो हमारे पास ये स्केयर भी है, 1 बाई 1 भी है, एक रो भी है, एक कॉलम भी है, तो ऑल ऑफ दीज इसके करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी, इफ़ अ मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस n देन द मैट्रिक्स जो है ऑर्डर ऑफ n। हाँ जी, आपने क्या करना है जी कि अगर आपके पास m क्रॉस n है तो अगर उनको मैट्रिक्स को कुछ करें और उनका ऑर्डर बन जाए n क्रॉस m, यानी अगर 2/3 था तो 3/2 हो गया। ऐसा क्या हुआ कि ऐसा हो गया? तो भाई ऐसा होता है आपके ट्रांसपोज के अंदर, जब आप क्या करते हैं रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो आपका रो कॉलम और कॉलम रो बन जाते हैं। सही है, m क्रॉस n चेंज हो के n क्रॉस m में तब होगा जब हम उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कि फॉर एनी टू मैट्रिक्स ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये प्लस है तो ट्रांसपोज में ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इजीली प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो नो डाउट इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम इसे सिंपली जो है वो लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स एंड एन इज़ अ इंटीजर देन ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस, तो अप टू सो वन अगर एन तक होंगे तो साथ में एन आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि बिल्कुल सेम सेम अगर ऐड हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं तो 3 ऐड कर दूंगा तो बाहर 3 आ जाएगा, 3a, 4 हो जाएंगे तो 4 और साथ में a, वो मल्टीपल होगा ना उसके साथ। अगर आप टू सो वन एन तक हैं तो एन के साथ a आ जाएगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी, इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज़ m क्रॉस n। ठीक है, तो द ऑर्डर ऑफ बी इज़ n क्रॉस q, तो ऑर्डर ऑफ n क्रॉस क्यू में ए बी का आंसर क्या होगा? हाँ जी, ये ज़रा इसका भी कंसेप्ट ले लें। उसने कहा कि अगर आपके पास फ़र्ज़ करें एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर m क्रॉस n में उसका ऑर्डर है, और दूसरा एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर n क्रॉस q उसका ऑर्डर है। अगर हम उस ए और बी को मल्टीपल करें तो मल्टीपल करने के बाद कौन सा ऑर्डर आएगा? ठीक है, उसमें ये होता है कि मल्टीपल होने के लिए एक तो ज़रूरी है कि फ़र्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले की रो के बराबर हो। तो आप देख सकते हैं एन इधर है एन ही उधर है, ये राइट है। और आंसर आना होता है आपका इधर से फर्स्ट एलिमेंट और उधर से सेकंड एलिमेंट, यानी m क्रॉस q आपका फाइनल रिजल्ट होगा। दो ही चीज़ें होती हैं जी, ज़रा गौर से सुन लें। मल्टीपल उस सूरत में होगा जब इधर वाले का सेकंड उधर वाले का फर्स्ट बराबर होंगे, और आंसर आना होता है इधर वाले का फर्स्ट उधर वाले का सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अर्जाइन। तो अर्जाइन का आपको पता है कैसे लेते हैं जी, आपने मेन डायगोनल एंट्रीज़ की प्लेस चेंज करनी है और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं जी उनका आपने साइन चेंज करना है। तो 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का 2 पॉजिटिव का और 3 नेगेटिव का, तो यही ऑप्शन करेक्ट था। यानी इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों की सिर्फ और सिर्फ अलामतें चेंज। ठीक है, हाँ जी, इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं स्टूडेंट? अभी हमने ये बात नहीं देखी कि सिंगुलर मतलब होता है कि आपके पास जो हम मैट्रिक्स की जिन मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करें मेरे पास 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे ये 9 है। तो अगर हम इसका लेते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट के लिए हम इनको सीधी तरह लिख लेते हैं ऐसे, जैसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 9 है, या जो भी है, इसको ऐसे लिखते हैं और फिर इसको हल कर लेते होते हैं। इन्होंने आपस में मल्टीपल होना है और दरमियान में फार्मूले का माइनस, और इन्होंने आपस में मल्टीपल होना है, तो इस तरह से हम इनका आंसर निकाल लेते होते हैं। इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो आ जाता है तो वो मैट्रिक्स हमारे लिए सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अगर आंसर ज़ीरो नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर होता है। तो वो हमसे ये कह रहा है कि अगर ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो तभी उसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। ये इन्वर्स भी आपके लिए नया लफ्ज़ है। तो इन्वर्स हमेशा उसी मैट्रिक्स का पॉसिबल होगा जो नॉन सिंगुलर होगा, जिसके डिटर्मिनेंट का आंसर सिफर ना होगा।
ठीक है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसका असल फार्मूला जैसा कि उसने करेक्ट लगाया हुआ है कि 1/a का डिटर्मिनेंट साथ में अर्जाइन ऑफ ए। अर्जाइन में आपको ऊपरले एमसीक्यूज में बता चुका हूँ। अब देखें, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो हुआ तो समथिंग ज़ीरो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए इन्वर्स उसी वक्त पॉसिबल होगा जब आपका जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, ये बातें भी कंसेप्ट की हैं। हाँ जी, इफ़ ए एक्स इज इक्वल टू बी देन एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। आपने ए इनवर्स को आगे पीछे नहीं करना, ए इनवर्स को फर्स्ट पे लिखना है, बी को बाद में लिखना है। ये प्रॉपर्टी है कि आपके वो लेफ़्ट साइड से गायब हो रहा है तो बी के साथ भी वो लेफ़्ट साइड पे ही आएगा। ठीक है। हाँ जी, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट अभी बता चुका हूँ कि वो नॉन सिंगुलर होगा तभी पॉसिबल है। ठीक है, सिंगुलर होगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा। विच ऑफ द प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, भाई कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। क्या मतलब है जी कमोटेटिव का? देखिए, अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स हैं, मैं अब उन पर इंट्री नहीं डाल रहा, अगर आप इनको मल्टीपल करते हैं, ये आपका ए मैट्रिक्स, ये आपका बी मैट्रिक्स, अगर आप उनको मल्टीपल करके एक आंसर निकालते हैं, आप कोई भी प्रैक्टिस के लिए लिख लीजिएगा प्रैक्टिस के तौर पे, फिर आप बी वाले को फर्स्ट पे रखिएगा, ए वाले को बाद में रख के मल्टीपल कीजिएगा, आपको आंसर कभी भी सेम नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो इसीलिए ए बी डज़ नॉट इक्वल टू बी ए होता है मैट्रिक्स के अंदर। इसी वजह से हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती मैट्रिक्स के अंदर। नेक्स्ट आपके पास है फॉर एनी मैट्रिक्स ए इट इज़ ऑलवेज ट्रू। ठीक है, क्या मतलब है जी इट इज़ ऑलवेज ट्रू का? कि अब ए का ट्रांसपोज ए हमेशा तो नहीं होता, ख़ास मैट्रिक्स होते हैं जिसमें उसी का ट्रांसपोज उसी के इक्वल होता है, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। और ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए उस वक्त होता है जब आपके पास मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक किस्म का हो, वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। फिर अगर उसका बाहर लें, बाहर माइनस कॉमन आ जाए तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मॉड में ऐसा होता है कि मॉड के अंदर अगर आप किसी मैट्रिक्स के अंदर डिटर्मिनेंट लेंगे तो साइड चेंज होने से ना कॉलम रो में जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो बाहर नेगेटिव आ सकती थी, तो मॉड ने उसे फिर पॉजिटिव कर देना है, चूँकि उसका मॉड ले लिया गया है ना ट्रांसपोज लेके। अगर नेगेटिव आएगा भी बाहर तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है उसका। नेक्स्ट आपके पास है जी, इफ़ ऑल एंट्री ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज मल्टीप्लाई बाय के देन द वैल्यू ऑफ के ए इज इक्वल टू। ये बड़ी काम की बात है, यहाँ पे गौर से देखिएगा जी कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके साथ हमने 3 को मल्टीपल करना है। अब देखें, एक होता है हमारे पास मैट्रिक्स, ज़रा गौर से बात को समझिएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारे पास है मैट्रिक्स। ठीक है, और एक हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट की फॉर्म, वो भी मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। यहाँ पे ये ऐसे होता है 2 3 9, कोई भी नंबर है, मतलब कि यहाँ पे भी नंबर है। तो अब होना ये है कि अगर हमने मैट्रिक्स से कामन लेते हैं ना, मैट्रिक्स में से, तो इसमें से फ़र्ज़ करें अगर सबके साथ के होता तो मैंने के कामन लेके एक ही बाहर आ जाना था। ठीक है, सबसे कामन लेके के ने बाहर आ जाना था क्योंकि ये मैट्रिक्स है। लेकिन अगर आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म से किसी चीज़ को कामन लेते हैं तो आपने रो बाय रो लेनी है या कॉलम बाय कॉलम लेनी है। तो आपको एक यहाँ से लेना पड़ेगा, एक यहाँ से लेना पड़ेगा, एक यहाँ से लेना पड़ेगा। अगर तमाम में के मौजूद हैं तो एक के, दो के, तीन के, जब आपने के को कॉमन लिया तो के की 3 आने, ना कि सिंगल के आने। सही है ना? डिटर्मिनेंट के फॉर्म में जब भी आप किसी चीज़ को कॉमन लेते हैं तो वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे उसने कहा था जी कि 3 ऑल एंट्रीज जो हैं उसके साथ 3 हैं के, ठीक है। तो फिर उसका मतलब यह हुआ था कि हमारे पास तीनों में के मौजूद हैं। हमने जब अलग अलग के कॉमन लेना था तो हमारे पास के की 3 बन जानी थी, चूँकि डिटर्मिनेंट की फॉर्म है यहाँ पे। नेक्स्ट उसने कहा जी फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज ट्रू। हाँ जी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या हो सकता है, उसका इन्वर्स पॉसिबल हो सकता है, उसका ट्रांसपोज लिया जा सकता है, नो डाउट वो तो ले सकते हैं हम। फिर उसका डबल मॉड, उसका जो है वो हम लें, अगर हर्मिशन लें तो भी हम उसको कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस जो है वो यहाँ पे करेक्ट हैं। फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए एंड बी इट इज़ ट्रू। हाँ जी, ए इनवर्स बी इनवर्स, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट। ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। फिर अगर मल्टीपल होते हुए ट्रांसपोज है तो अलग अलग लेंगे, लेकिन बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाता है। और ए बी बी ए कमोटेटिव हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि ये नहीं होल्ड करते, तो तमाम तार ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए इसका आंसर भी ऑल ऑफ दीज है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स ए।
जिसमें आई जे जो है फॉर विच आई जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि आपकी तमाम तार वो एंट्रीज ज़ीरो हैं, लेकिन आई इज़ अ ग्रेटर दैन जे। अब ये स्टूडेंट किस तरह के होते हैं? आई मीन आपका रो, ये कुछ इस तरह से होते हैं जी हमारे पास कि जिसके अंदर जो रो में एंट्रीज जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे 1 2 3 0, यहाँ पे कोई भी नंबर लिख लेता हूँ मैं, 9 लिख देता हूँ। यहाँ पे आ जाता है मेरे पास 2, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो। यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर आ जाता है, कोई भी 1 लिख लें या 3 लिख लें, कोई भी लिख लें। अब इसमें ऐसा क्या कहा गया था कि मैंने ये ऐसे किस वजह से लिख दिया? देखें, उसने ये कहा है कि हमारे पास जो आई जे के कुछ एलिमेंट ज़ीरो हैं, लेकिन ऐसा है कि आई के एलिमेंट जो हैं वो हमेशा ज़्यादा हैं जे से, यानी कतार के एलिमेंट पहले में 3 हैं, दूसरे में 2 हैं, अगले में सिर्फ 1 है। तो ऐसी चीज़ जिसके मतलब कि ये एक ट्राइंगल बन रही है ना यहाँ पे, तो जब ट्राइंगल ज़ीरो वाली नीचे बन रही होती है तो उसे हम बोलते हैं अपर ट्राइंगल, क्योंकि उसमें जो रो हैं उनके एलिमेंट ज़्यादा होते हैं हर नीचे वाली रो से। मतलब ऊपर वाले के ज़्यादा हैं, फिर नीचे वाले से ऊपर वाले के ज़्यादा, इससे ऊपर वाले के ज़्यादा, तो मतलब कि रो के एलिमेंट ज़्यादा होते हैं। अगर ये कम हो जाते हैं, वो अपोजिट हो जाता है, बात उलट हो जाती है। यानी कि ये कुछ इस तरह से एग्जिस्ट कर जाए कि हम कह दें जी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे ज़ीरो है और यहाँ पे ज़ीरो है, बाकी तमाम तार एंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो अब देखें ज़ीरो का ट्राइंगल ऊपर बन चुकी है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर बन चुकी है ट्राइंगल। तो अब यहाँ पे देखें रो के एलिमेंट कम में, इसमें आई लेस हो चुका है, ठीक है। तो बस आपने यही कंसेप्ट रखना है कि जिसमें आई ग्रेटर होगा यानी कि वो अपर ट्राइंगल बनेगी, जिसमें आई लेस होगा वो लोअर ट्राइंगल बनेगी, ठीक है। ये आपने कॉन्सेप्ट रखना है ध्यान में। देन आपके पास एनी मैट्रिक्स है, इस कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स, बता चुका हूँ, जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी अ फील्ड, ठीक है। तो फील्ड तमाम तार ऑप्शन होते हैं जी, रियल जो होते हैं, रैशनल होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं, उनसे फील्ड बन जाती है। तो ये फील्ड का टॉपिक आपके वैसे नहीं है, तो आप बस आपसे याद रख लीजिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ नॉट फील्ड। इंटीजर वाले नहीं होते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपका दो MCQs यहाँ पे फील्ड के हैं, जो कि आपके टॉपिक ऐसे क्वेश्चन में नहीं है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ अ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होता है अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ तो वो बजाते खुद अपने आप के बराबर आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं जी ट्रांसपोज उसी का, तो वो होता है सिमेट्रिक, ठीक है। और सिक्वेंस मैट्रिक्स उस वक्त होता है कि भाई आपने ट्रांसपोज लेके उसमें से माइनस को कॉमन लेना है फिर जाके बनेगा, ठीक है। तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर उसका ट्रांसपोज लूँ तो वो वही बन जाए। ये कैसे मैट्रिक्स होते हैं ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें जी आपके पास यहाँ पे है मैट्रिक्स टू 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 टू, सारे टू टू ही हैं, तो इसका अगर आप ट्रांसपोज भी लेंगे कि आपने फर्स्ट रो को ऐसे लिख दिया, सेकंड रो को सॉरी फर्स्ट रो को ऐसे, पहला कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो देखें चेंजिंग तो नहीं ना आएगी, ट्रांसपोज लेने से दोबारा वही बन जाएगा। तो ऐसे इसे हम बोलते हैं जी सिमेट्रिक कॉलम होते हैं। और सीक्वेंस मैट्रिक किस तरह के होते हैं, जब आप उसमें से माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ जो 0 2 है, 0 यहाँ पे मेरे पास आ जाता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 और ये 0। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो क्या बनेगा, ट्रांसपोज लेने से 0 2 बन जाएगा और -2 0 हो जाएगा। अब मुझे इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगी, जैसे ही कॉमन ले लूँगा माइनस, ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। अब देखें ट्रांसपोज लेने के बाद मुझे माइनस कॉमन ले के दोबारा फिर मिल गया वही, तो जब माइनस कॉमन ले के दोबारा मिल रहा होता है तो हम उसे बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है, सिक्वेंस मैट्रिक होते हैं। हर्मिशन जो होते हैं वो क्या होते हैं जी, हमने उसका पहले ये हमारे पास कम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए होते हैं जी, सुन लें ज़रा। उनका हम लेते हैं सबसे पहले कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अगर बजाते खुद वैसे आ रहा है तो वो हमारे पास हर्मिशन है। और अगर हमारे पास माइनस कॉमन लेके जिस तरह सीक्वेंस मैट्रिक में आया था तो वो हमारे पास सिक्यू हर्मिशन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी द मेन डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यूज मैट्रिक्स मस्ट बी अ ज़ीरो। जैसे कि मैंने अभी मिसाल दी थी ना 0 2 -2, तो मैंने क्या किया था, मेन डायगोनल ज़ीरो रखे थे। तो स्क्यूज मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि उसके जो मेन डायगोनल हैं वो ज़ीरो हों, ठीक है। द मेन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो, ठीक है, ऑफ अ स्क्यूज मैट्रिक्स मस्ट बी ज़ीरो, तो ये 2 दफ़ा रिपीट हो गया। हाँ जी, इन इचेलॉन फॉर्म अ मैट्रिक्स
द फर्स्ट नॉन ज़ीरो इंट्री। ठीक है, हाँ जी। इचलन फॉर्म के अंदर क्या होता है, हमारे पास हम इस वन को बनाते हैं, फिर उसके बाद हम नीचे वाले ज़ीरो बना रहे होते हैं। तो ये लीडिंग एंट्री होती हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है, जो कि नॉन ज़ीरो होता है, इसे हम कहते हैं ये लीड कर रहा है, इसकी वजह से ये ज़ीरो बना रहे होते हैं, अगर आपने इचलन फॉर्म के क्वेश्चन किए हों तो जो लीडिंग एलिमेंट होता है वो नॉन ज़ीरो होता है, उसे हम लीडिंग एंट्री भी कहते हैं जब हम इचलन फॉर्म जहाँ पे हम रैंक बनाते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास है द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हाँ जी, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है किसी भी n क्रॉस n मैट्रिक्स का, कोई भी हो तो उसका एडिटिव इनवर्स बनाया जा सकता है। हाँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिर्फ और सिर्फ नॉन सिंगुलर का होता है, ये बात ऑलरेडी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो इन इचलन फॉर्म दैट इज़ कॉल्ड रैंक। ये उसने निशान नहीं लगाया, ये रैंक होता है। ये लॉन्ग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन होता है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इफ़ ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, उसका ट्रांसपोज उसके अंदर ऐड करेंगे, ज़ाहिर सी बात है तो वो हमेशा सिमेट्रिक ही होगा। ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज आप उसके अंदर ऐड कर दें तो आपके पास एक ऐसी चीज़ मिलेगी जो कि एक सिमेट्रिक होगी। और अगर इसी तरह से आप उसका माइनस ले लेते हैं, मतलब ए उसके साथ माइनस करते हैं उसके ट्रांसपोज को, तो वो हमेशा एक ऐसा मैट्रिक्स बन जाएगा जो कि सीक्यूस मैट्रिक की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब इस मैट्रिक और सीक्यूस मैट्रिक को मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, ज़रा दोबारा देख लीजिएगा ताकि आपको कंसेप्ट बन जाए। मेन चीज़ आपने प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे। इफ़ ए इज़ एन स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए, हाँ जी, तो ये भी बात कर चुका हूँ। हार्मिशन मैट्रिक्स क्या होते हैं कि जिस तरह से हमने कहा है कि अगर किसी ट्रांसपोज को ए के अंदर ऐड करने से तो दोबारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनता है, इस तरह से हर्मिशन मैट्रिक्स को अगर किसी ए मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो वो हर्मिशन है, अगर हम माइनस करेंगे तो वो सिक्यू हर्मिशन होगा। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस आना है। ठीक है, कि बिल्कुल उस तरह है जिस तरह सिमेट्रिक मैट्रिक्स था और सिक्यूस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में है कि उसके मैट्रिक को किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ऐड करने से उस मैट्रिक्स में जो मिलेगा वो उस मैट्रिक माइनस को माइनस करने से, मतलब ए में से ए का ट्रांसपोज माइनस करने से सिक्यूस मैट्रिक। इसी तरह हार्मिशन मैट्रिक्स भी ऐसे होते हैं, अगर उसका हम किसी चीज़ का मैट्रिक्स है उसका हमने कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज लेना है, उसको ऐड कर देंगे असल मैट्रिक्स में तो वो दोबारा हार्मिशन बन जाएगा। इस तरह से अगर हम माइनस कर देंगे तो बस सीक्यू हार्मिशन बन जाएगा। ठीक है, इफ़ ए इज़ अ सिमेट्रिक सीक्यू सिमेट्रिक देन ए का स्क्वायर। हाँ जी, अगर वो चूँकि हमें पता है बाहर माइनस होगी, अगर हम उसका स्क्वायर ले लेंगे तो दोबारा फिर वो पॉजिटिव शो हो जाएगा। तो अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं ना किसी सिमेट्रिक का तो वो हमेशा सिमेट्रिक ही होगा, चाहे वो सीक्यू सिमेट्रिक बन जाए बाद में, पहले वो सीक्यू सिमेट्रिक हो या फिर वो सिमेट्रिक हो। अगर हम उसका स्क्वायर ले लेते हैं तो वो हमेशा सिमेट्रिक ही होता है। अब ये सिमेट्रिक में लगाया हुआ ये क्या था, मैं आपको बता चुका था कि ट्रांसपोज लेने से दोबारा वही बन जाता है। जैसे मैंने टू 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 की एग्जांपल दी थी कि ये कि मैट्रिक्स है, इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो चेंज नहीं आती, जैसा रहे वैसे रहता है, तो इसे हम सिमेट्रिक बोलते हैं। होमोजेनियस सिस्टम, होमोजेनियस क्या होता है, जिसके तमाम तार इक्वेशंस के लास्ट पे, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में अगर देखा जाए तो लास्ट वाली एक्सरसाइज है जिसमें तमाम तार मसावातें इक्वल टू ज़ीरो 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 हैं। ठीक है, तो ऐसी वो तमाम तार लीनियर इक्वेशन जिनको हम इक्वल टू ज़ीरो 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 रखते हैं वो सारे के सारे होमोजेनियस होते हैं और इनका सोल्यूशन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। ठीक है, इनका सोल्यूशन क्या होता है, ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, यानी कि इनका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। हाँ जी, इफ़ ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो देन एक्स क्या होगा, वो भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि नल मैट्रिक्स है ना, तो उससे जो भी मल्टीपल होगा चाहे वो इन्वर्स ही आ जाए तो वो भी इसे क्या करेगा, ज़ीरो कर देगा। इफ़ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, हाँ जी, नो सोल्यूशन मतलब कि जिसमें एक्स वगैरह कट जाए, लास्ट पे जेड से जेड जो है वो जेड इज इक्वल टू ज़ीरो होता है ना, हम हल करते हैं तो जेड ही ख़त्म हो जाता है। इक्वल टू ज़ीरो तो एक आंसर है जिसमें हल करने से आपका वेरिएबल ही ख़त्म हो जाता है, जेड से जेड कैंसिल हो गया या एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो पीछे कुछ बचा ही नहीं जिसका आंसर हो सके। तो ऐसे को हम अनकंसिस्टेंट सिस्टम का नाम देते हैं। ये वो होते हैं कि जिसमें जिसका आंसर निकालना है वो खुद ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द वैल्यू ऑफ द लेमडा फॉर विच द नंबर the value of the lambda for which the system x plus 2y is equal to 4 and 4x is equal to, तो
हम 51 को देख रहे हैं जी। द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द सिस्टम x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 2x प्लस लेमडा y इज इक्वल टू -3 डज नॉट प्रोसेस द यूनिक सोल्यूशन। अब इसका सोल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं? सो स्टूडेंट्स ज़रा गौर से देखिए, हमने इसको पहले मैट्रिक्स की फॉर्म बनानी है। तो इसमें से मैं x वाले की जगह पे देखें तो 1 लिख सकता हूँ, 2y की जगह पे मैं 2 लिख सकता हूँ। अब मैं इस तरह से चला जाता हूँ सेकंड वाले पे, उसमें यहाँ पे 2 आ रहा है और y के साथ लेमडा आ रहा है, तो वो मैं यहाँ पे लेमडा लिख जाता हूँ। अब मैंने इसको हल करना है। हल करने का मतलब होता है मैंने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, जिससे इन दोनों ने आपस में मल्टीपल होके आंसर लैम्डा शो करवाना है, और इन दोनों ने आपस में मल्टीपल होके -4 और लैम्डा इज इक्वल टू 4। इस तरह से हमें 4 आंसर मिल जाता है। ठीक है। अनदर हमारे पास सेम क्वेश्चन नहीं है, बल्कि हम इसको भी सॉल्व कर लें, आपको आंसर वैसे ही मिलेगा जिस तरह मैंने 2 0 और 2 लैम्डा। तो आपको यहाँ पे भी जो है वो सेम 4 आंसर मिल जाएगा। तो इनवर्स ऑफ अ यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? देखें, इनवर्स यूनिट मैट्रिक्स होता है कि हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 1 0 0 1। अब ऐसा मैट्रिक्स जो है ना, इसे हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। और स्टूडेंट, इस यूनिट मैट्रिक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसा होता है कि इसका अगर हम इनवर्स भी लेंगे ना, तो डिटर्मिनेंट इसका 1 होगा, एडजॉइंट भी इसका यही होगा, तो ये यूनिट का यूनिट ही रह जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्रांसपोज ऑफ अ रॉ मैट्रिक्स। हाँ जी, एक रो है, उसका अगर आप ट्रांसपोज लेंगे तो वो कॉलम बन जाएगा, यानी कि वो पहले तो कुछ इस तरह से होगा ना रॉ मैट्रिक्स। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, अगर आपने इसको ए के रखा हुआ बराबर, तो ट्रांसपोज लेने से वो रो जो है वो कॉलम बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। लास्ट आपके पास है जी, इफ़ x 4 5 10 इक्वल टू 0 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो सिंपल सी चीज़ है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में x ने 10 से मल्टीपल होना है तो 10x मिल जाएगा। फार्मूले का माइनस, फिर 4 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 20 इक्वल टू 0। ये माइनस का 20 उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है ना। और 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 20 पे, तो कितना आंसर आएगा, 2। जो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।